सबसे पहले हम बात करते हैं संचार क्या है, संचार किसे कहते हैं, संचार की परिभाषा क्या है। देखिए, परिभाषा पर जानने से पहले हम संचार शब्द को जान लेते हैं। संचार जो शब्द है संस्कृत की चर धातु से बना है, जिसका अर्थ है चलना अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। अगर हम संचार की डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, भावनाओं और विचारों के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। देखिए, संचार के बारे में बहुत तरह की डेफिनेशन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है या फेमस कह सकते हैं वो है विल्बर रैम की। इनके अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी। पॉइंट क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले संचार के प्रकार। देखिए, संचार एक जटिल प्रक्रिया है, इसके अनेक रूप या प्रकार हैं। संचार के ये प्रकार एक दूसरे में काफी घुले मिले हैं, इन्हें अलग अलग करना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रकार हैं उनको डिस्कस करने की। देखिए, संचार का सबसे पहला प्रकार है सांकेतिक संचार। कभी कभी हम अपने फ्रेंड से इशारे से कुछ काम करवाते हैं या इशारे से बुलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सांकेतिक संचार। इससे क्लियर है कि यह इशारा करना भी क्या है, संचार है। इसे सांकेतिक संचार कहते हैं। पॉइंट क्लियर। अगला प्रकार है मौखिक एवं अमौखिक संचार। देखिए, जब हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, मीन्स नमस्कार करते हैं या उन्हें कुछ भी कहते हैं, तो हम मौखिक संचार के साथ साथ दोनों हथेलियों मीन्स हाथों को जोड़कर प्रणाम का इशारा भी करते हैं। इस प्रकार से मौखिक एवं अमौखिक संचार साथ साथ में होते हैं। आप बोल के नमस्ते कहते हैं या प्रणाम करते हैं तो वो बोलना हो गया मौखिक संचार, और साथ में आप हाथ जोड़कर इशारा भी करते हैं तो वो क्या हो गया, अमौखिक संचार। अब हम डिस्कस करते हैं संचार के अगले प्रकार के बारे में। अगला प्रकार है अंतर्वैयक्तिक संचार, जिसे इंग्लिश में इंट्रापर्सनल कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम अकेले होते हैं तो हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, जैसे हम कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं, किसी को याद कर रहे होते हैं, किसी को मिस कर रहे होते हैं, तो हम कुछ ना कुछ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो यह भी एक प्रकार से संचार है। देखिए, संचार की यह जो प्रक्रिया होती है, इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता हम स्वयं ही होते हैं। मीन्स जो भी ऐसे एक्टिविटी कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, किसी को याद कर रहा है, अकेला है, तो ये सब क्या है, अंतर्वैयक्तिक संचार है। और इसमें क्या होता है, संचारक और प्राप्तकर्ता सोचने वाला व्यक्ति ही होता है। वो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। देखिए, इसकी खास बात एक और क्या है, किसी भी संचार की स्टार्टिंग, शुरुआत अंतर्वैयक्तिक संचार से ही होती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस। आपको क्या याद रखना है, किसी भी संचार की शुरुआत किससे होती है, तो आपको किसका क्या लिखना है, क्या आंसर देना है, अंतर्वैयक्तिक संचार। देखिए, सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमें किसी से क्या मांगना है या किसी को क्या बोलना है, और उसके बाद हम बोलना स्टार्ट करते हैं, मीन्स संवाद करते हैं। ओके, और इससे क्लियर है कि किसी भी टॉपिक पर सोच विचार करना या विचार मंथन करना भी क्या है, संचार का ही रूप है। संचार का अगला प्रकार है अंतर्वैयक्तिक संचार, जिसको इंग्लिश में इंटरपर्सनल कहते हैं। देखिए, जब दो व्यक्ति आपस में या आमने सामने मीन्स फेस टू फेस बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, तो इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। देखिए, इस संचार की खास बात क्या है, इसमें आपको फीडबैक इंस्टेंटली मिलेगा। मीन्स आपको मैंने कहा कि मुझे बुक दो, तो आप मुझे डायरेक्टली बोलोगे कि मेरे पास बुक नहीं है, या फिर आपके पास है तो आप कहोगे यह बुक ले लो, या फिर यह लो। तो मीन्स यहाँ पर हमें इंस्टेंटली फीडबैक मिलता है। संचार का अगला प्रकार है समूह संचार। देखिए, जब हम आपस में मीन्स मिलकर एक समूह में विचार विमर्श या चर्चा करते हैं, तो वो कैसा संचार होता है, समूह संचार। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कोई भी क्लास है और वहां पर एक डिस्कशन चल रहा है, तो ये भी क्या है, समूह संचार का उदाहरण है। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं या करते हैं वह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए न होकर पूरे ग्रुप या समूह के लिए होता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, समूह संचार। देखिए, समूह संचार की एक खास बात क्या है, इसका उपयोग देश और समाज के सामने मौजूद समस्याओं की बातचीत और बहस मुहाविसे के द्वारा हल करने के लिए होता है। पॉइंट क्लियर। और देखिए, एक और उदाहरण हम ले सकते हैं,
गांव की जो पंचायत है वो भी समूह संचार की क्या है, उदाहरण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं और बैठकर जो भी चर्चा होती है, जो भी बातचीत का मुद्दा होता है उसके ऊपर अपने विचार विमर्श करते हैं। अब हम बात करते हैं जनसंचार, जो संचार के प्रकारों में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे इंग्लिश में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। देखिए, संचार का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम प्रकार कह सकते हैं। देखिए, जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद के बजाय, मीन्स जब हम किसी से डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष मीन्स आमने सामने होने की बजाय हम तकनीकी अथवा यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक बड़े वर्ग के साथ वार्तालाप कायम करने की कोशिश करते हैं, इसको जनसंचार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट। सपोज करो आप थिएटर में या आप सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे हैं, लेकिन वहां पर आप जनसंचार मीन्स जो भी हीरो है वो आपके सामने नहीं होगा, वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो मूवी या नाटक के जरिए वो जो भी मैसेज आपको देना चाहता है वो आप तक पहुंच पाता है। ऐसे न्यूज़पेपर में जो भी लिखा होता है वो आपके सामने लिखने वाला नहीं होता है, और जो भी लिखा होता है आप उसकी बात को समझते हो। अब हम डिस्कस करते हैं संचार के तत्व, आप इन्हें चरण भी कह सकते हैं। देखिए, संचार एक प्रक्रिया है, जब ये प्रक्रिया चलती है तो इसमें अनेक चरण और अनेक तत्व हमें मिलते हैं। सबसे पहले हम स्रोत या संचारक चरण की बात करते हैं, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग होती है हमारी संचार की। देखिए, संचार की प्रक्रिया जो एक्टिविटी है, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम एक मोटो के साथ चलते हैं। जैसे आपको बुक चाहिए, तो सबसे पहले आपके माइंड के अंदर एक थॉट आता है, विचार आता है कि मुझे बुक चाहिए। ये भी एक संचार की प्रक्रिया है, या आप चरण कह सकते हैं। देखिए, आपको बुक चाहिए और आपने अपने किसी फ्रेंड से रिक्वेस्ट की कि मुझे बुक चाहिए, और आपका फ्रेंड आपको बुक दे देता है, तो ये संचार की प्रक्रिया हुई, मीन्स चरण हुआ, और आपके पास बुक आ जाती है। संचार का अगला चरण है कूटीकृत या फिर एनकोडिंग। देखिए, जब हम अपने संदेश या किसी से वार्तालाप करने के लिए किसी भी लैंग्वेज की मदद लेते हैं, ये आप सभी को पता है। जैसे मैं अब आपको यहाँ पर टीच कर रहा हूँ, तो मैं किसी न किसी लैंग्वेज की मदद ले रहा हूँ, मीन्स हिंदी की या फिर मैं इंग्लिश की मदद ले रहा हूँ, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। और इस प्रकार किसी भी लैंग्वेज को संचार की प्रक्रिया में कूट चिन्ह या कोड कहते हैं। पॉइंट क्लियर? देखिए, इसमें खास बात क्या है, जो भी लैंग्वेज या जो भी आप कूटीकृत या एनकोडिंग आप प्रयोग में कर रहे हैं, वो संचारक और प्राप्तकर्ता को दोनों को आना जरूरी है, मीन्स दोनों को उसका ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो संचार की प्रक्रिया सफल नहीं हो पाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरा चरण है संदेश। देखिए, संचार प्रक्रिया में अगला चरण संदेश का आता है। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत महत्व है। किसी भी संचारक का मुख्य उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है, मीन्स रिसीवर तक। इसलिए सफल संचार के लिए आवश्यक है कि संचारक अपने संदेश को लेकर स्वयं पूरी तरह से क्लियर हो, मीन्स स्पष्ट हो। संदेश जितना स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही सरल होगा। देखिए, जब तक प्राप्तकर्ता को संदेश समझ नहीं आएगा तो सफल संचार इम्पॉसिबल है। तो हमारा जो संदेश है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। हम बात करते हैं अगले चरण की, मीन्स चौथे चरण की, जिसका नाम है माध्यम या चैनल। देखिए, जो भी हमारा मैसेज होता है, जो हम किसी को पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हम किसी न किसी चैनल और माध्यम का प्रयोग करते हैं। जैसे जो हम वर्ड बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, वे ध्वनि तरंगों के जरिए रिसीवर तक पहुंचते हैं, जबकि जो दृश्य संदेश है प्रकाश की तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं। देखिए, जैसे सपोज करो मैं अब यहाँ अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो मैं भी किसी न किसी चैनल के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। जैसे देखिए, एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे टेलीफोन, समाचार पत्र, टेलीविजन, फिल्म, इंटरनेट, रेडियो आदि, ये सब क्या है, इन माध्यम के जरिए, मीन्स इन चैनल्स के जरिए हम अपनी बात प्राप्तकर्ता तक पहुंचाते हैं।
अब हम बात करते हैं अगले चरण की, जिसका नाम है रिसीवर या प्राप्तकर्ता। देखिए, रिसीवर जो भी उसको संदेश मिलता है उसका कूटवाचन अर्थात उसकी डिकोडिंग करता है। देखिए, इससे पहले हमने जिक्र किया था दूसरे चरण में, वहां पर कूटीकृत या एनकोडिंग जो भी संदेश था क्या किया था, उसे कूटीकृत किया गया था। लेकिन पांचवें चरण में रिसीवर क्या करता है, उस कूटीकृत को मीन्स एनकोडिंग को डिकोडिंग करता है, मीन्स उसको समझने की कोशिश करता है। इससे क्लियर है कि संचार एवं प्राप्तकर्ता दोनों को उस कोड से परिचित होना जरूरी है। जैसे सपोज करिए मैं आपको यहाँ पर टीच कर रहा हूँ और आपको ये लैंग्वेज नहीं आती है, जो भी मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, हिंदी या इंग्लिश, तो आपको समझ नहीं आएगा, आप उसको डिकोड नहीं कर पाओगे और मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इट मीन्स क्या हुआ, प्राप्तकर्ता और जो संचारक होता है या स्रोत कह सकते हैं आप, इन दोनों को उस लैंग्वेज का आना जरूरी है जिस लैंग्वेज में वो दोनों बात कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर? मीन्स एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है संचार में। अगला चरण है फीडबैक, इट मीन्स प्रतिक्रिया। देखिए, संचार प्रक्रिया में रिसीवर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वही संदेश का अंतिम लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ, एक व्यक्ति हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, अथवा कोई संस्था या एक विशाल जन समूह भी हो सकता है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, फीडबैक देता है। जैसे मैं अब आपको यहाँ पर टीच कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा, मीन्स आप अपना फीडबैक देंगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बुरा पढ़ा रहा हूँ। जो भी आप फीडबैक देंगे वो क्या होगा, आपकी प्रतिक्रिया। अब हम बात करते हैं संचार के अगले चरण के बारे में, जिसे नॉइज कहते हैं या शोर कहते हैं। देखिए, वास्तविक जीवन में संचार की प्रक्रिया इतनी सुचारू ढंग से नहीं चलती है। देखिए, इसमें कई तरह की बाधाएं आती है, हिंड्रेंस आती हैं, और इन बाधाओं को क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं। ये जो बाधाएं हैं मानसिक से लेकर तकनीकी या भौतिक नॉइज तक हो सकती हैं, और इसी नॉइज की वजह से संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता है। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से नॉइज को हटाना बहुत ही जरूरी है। पॉइंट क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं संचार के कार्य। देखिए, जो हमारी डेली लाइफ है, संचार का हम खूब प्रयोग करते हैं। देखिए, निश्चय ही आप उसके प्रयोग एवं कार्यों से काफी हद तक परिचित हैं। तो देखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है संचार के क्या कार्य है। सबसे पहले हम बात करते हैं संचार का कार्य सामाजिक संपर्क के लिए। संचार का प्रयोग हम एक समूह में आपसी संपर्कों को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक संपर्क के लिए। दूसरा पॉइंट है अभिव्यक्ति के लिए। अभिव्यक्ति मीन्स आप जो भी अपने व्यूज या थॉट्स किसी को बताना चाहते हो या प्रेजेंट कराना चाहते हो, तो मीन्स उसके लिए भी आप किसका यूज करते हो, संचार का। अगला पॉइंट है हमारा प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए, मीन्स फीडबैक व्यक्त करने के लिए। आप जैसे इस वीडियो को देखोगे और सुनोगे तो उसके बाद आप अपना फीडबैक मुझे दोगे कि सर आपकी वीडियो अच्छी थी या बुरी थी। ये भी एक संचार का ही कार्य है। इसके अलावा संचार का प्रयोग हम अपनी समस्याओं या किसी चिंता को दूर करने के लिए करते हैं, और या फिर कह सकते हैं सूचना के लिए, कुछ जानने के लिए अथवा कुछ बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं।